कई बार हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहां कुछ रहस्यमयी अदृश्य ताकतें पहले से ही हमारा इंतजार कर रही होती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक सुनसान रास्ते पर कुछ ऐसा देखा और झेला जो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। यह घटना केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक आमंत्रण था उस परछाई की दुनिया से जो इंसानों की दुनिया में अपने शिकार की तलाश में रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघु है और मैं उत्तराखंड के चंद्रपुर शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वह मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिस घटना को मैं आज तक भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूं। जब मेरे साथ वह घटना हुई थी उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि आज मेरा यहां पर मरना तय है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाता हूं। लेकिन उस रात के बाद मुझे आज तक भी रात के वक्त सफर तय करने में डर लगता है, क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से ही वही सब कुछ मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। दरअसल यह बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। आज से 12 साल पहले जब मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 10 साल का अनुभव हो चुका था, तो उस टाइम पर मैं कभी कभार बिना खलासी के भी कहीं पर माल डिलीवर करने के लिए चला जाया करता था। हालांकि शुरू में जब मैं नया ड्राइवर बना था तो उस वक्त तो मुझे रात के वक्त सफर तय करने के लिए कोई ना कोई दूसरा इंसान साथ में चाहिए होता था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे अकेले में लंबा सफर तय करने की आदत नहीं थी। और जब कभी भी मैं अकेला कहीं पर निकल जाया करता था तो चुपचाप अकेले ही ट्रक चलाते रहने के कारण कुछ ही टाइम बाद मुझे नींद आने लग जाती थी। पर जब हम 2 लोग साथ में रहते थे तब तो एक दूसरे से कुछ बातें करते हुए सफर को काट लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे 10 सालों के अंदर ऐसी आदत पड़ गई थी कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। मैं जहां कहीं भी आना जाना चाहता था वहां अकेला आ जा सकता था। हालांकि जब ट्रक में पीछे की तरफ लोडिंग रहता था उस वक्त तो मैं हमेशा ही खलासी को साथ में रखता था, क्योंकि माल को ट्रक से उतारना और किसी नए माल को ट्रक में चढ़ाना यह सब एक खलासी का ही काम होता है। लेकिन एक बार ऐसे ही जब मैं एक सब्जी मंडी में अपने ट्रक को चलाने का काम किया करता था तो उस टाइम पर मुझे कहीं पर एक माल लोड करके जाना था और उस माल में और कुछ नहीं बल्कि सेब आने वाले थे। यानी कि मुझे एक जगह पर जाकर सेब के गोदाम से सेब लेकर आने थे। लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी कहा गया था कि वो जो सेब हैं वह जल्द ही खराब होने वाले हैं। इसी वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन सेब को लाकर यहां मार्केट में उतारना है, क्योंकि अगर 2 से 3 दिन तक उनको मार्केट में नहीं निकाला गया तो फिर वह बेचने के लायक नहीं रहेंगे और खट्टे हो जाएंगे। इसी वजह से मुझे शाम के वक्त ही अपने ट्रक को लेकर निकलना पड़ता है। लेकिन उस दिन जब मैं उन सेब को खट्टा होने से बचाने के लिए अपने ट्रक को लेकर वहां से शाम के वक्त ही निकल गया था तो मुझे उस टाइम पर इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सेब को बचाने के चक्कर में आज मैं खुद को एक ऐसे खतरे में डालने जा रहा हूं जिस खतरे में पड़ने के बाद मेरी हालत खराब होने वाली है। लेकिन क्योंकि अब ट्रक चलाते हुए इतना लंबा टाइम हो गया था और उससे पहले भी मैंने बहुत बार रात के वक्त ट्रक चलाया था, तो ऐसे में उस रोज जब मैं शाम के वक्त अपने ट्रक को लेकर निकला तो मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ आगे जाकर कुछ गलत हो सकता है। और ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि आज मेरे साथ जो कुछ होने वाला है वैसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक अनजान मुसाफिर की तरह मैं अपने ट्रक को लेकर जब उस सफर पर निकल पड़ा तो शहर से थोड़ा दूर आगे निकलने से पहले ही जैसे ही रात के 8 से 8:30 का टाइम हुआ और धीरे धीरे शहर पीछे की तरफ छूटने लगा तो मैं सोचता हूं कि यहां से निकलने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना खा लेता हूं, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा ही अपने घर जाकर खाना खाया करता था। लेकिन आज मैंने घर वालों को फोन करके बता दिया था कि मैं अब 2 दिनों तक घर पर नहीं आने वाला हूं और किसी माल की लोडिंग के लिए निकल चुका हूं। तो ऐसे में अब हर रोज की तरह जैसे ही रात के 8 बजे तो मेरे पेट में ओडी हल्की फुल्की हलचल होने लगती है।
और उस हलचल को महसूस करके मैं समझ जाता हूं कि अब मुझे जल्द ही कुछ खाना पड़ेगा। यानी कि उस टाइम पर मुझे भूख लग रही थी। इसी वजह से मैं शहर से निकलने से पहले किसी ढाबे पर रुककर कुछ खाना ठीक समझता हूं, जिसके चलते मैंने उस हाईवे के बगल में ही अपने ट्रक को रोका और वहां पर एक ढाबे पर जाकर खाने का ऑर्डर कर देता हूं, क्योंकि उस ढाबे से आगे उस हाईवे पर मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 ढाबे ही और आने वाले थे, और वह जो लास्ट के 2 से 3 ढाबे थे उन पर इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए जिस ढाबे पर मैं अक्सर खाना खाया करता था, इस बार भी मैंने उसी ढाबे पर अपना ट्रक रोक लिया था। अब जब तक मैं उस ढाबे से खाना खाकर वापस से अपने सफर के लिए निकला, तब तक रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि रात के 8:30 पर तो मैं उस ढाबे पर पहुंचा था, और फिर खाना खाने में ही मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया था। लेकिन मेरी शुरू से ही एक आदत थी कि मैं खाना खाते ही तुरंत ड्राइविंग सीट पर जाकर नहीं बैठता था, क्योंकि इससे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मैं खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेता हूं, जिसके चलते उस दिन मुझे 10 बजे खाना खाने के बाद भी आधे घंटे का टाइम वहां से रवाना होने में और लग गया था। लेकिन फिर जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मुझे जिस गोदाम में अपने ट्रक को लेकर पहुंचना है, उस गोदाम तक पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह के लगभग 4 बजे जाएंगे, और सुबह के 4 बजे तक मुझे लगातार नॉन स्टॉप ट्रक चलाना है। इसीलिए मैंने वहां से रवाना होने से पहले एक बार फिर से पानी से अपना मुंह धो लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं अकेला हूं और अकेले में मुझे अक्सर नींद आ जाया करती है। मुंह धोने के साथ साथ ही मैंने ट्रक में हल्का फुल्का म्यूजिक भी चला लिया था, ताकि नींद ना आए। पर वह कहते हैं ना कि चाहे अपन किसी मुसीबत से बचने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जिस मुसीबत को आना होता है वह आकर ही रहती है। और उस रात मेरे लिए भी आगे आने वाले रास्ते पर एक ऐसी ही मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी, जिस मुसीबत में मैं आज से पहले कभी भी नहीं पड़ा था। दरअसल अब जैसे ही मैं उस ढाबे से लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे निकला, तो जो चंद्रपुर शहर था वो मेरे से बिल्कुल पीछे की तरफ छूट चुका था। उस वक्त मैं जिस सड़क से गुजर रहा था, उस सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। यानी कि उस टाइम पर मैं एक सुनसान और जंगलनुमा सड़क से होकर गुजर रहा था, जिसके दोनों तरफ दूर दूर तक कहीं पर भी किसी घर का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस टाइम पर जिस सड़क से मैं गुजर रहा था, वह सड़क कोई हाईवे नहीं था, बल्कि वह एक सिंगल सड़क थी, क्योंकि उस ढाबे पर खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे एक अंडरपास से होते हुए नीचे की तरफ उतरना था, क्योंकि जिस गोदाम में मैं सेब लेने के लिए जा रहा था, उस गोदाम तक पहुंचने का वही एक सबसे अच्छा रास्ता था। हालांकि उस हाईवे से भी आगे जाकर उस गोदाम तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन हाईवे से जाने पर 2 से 3 छोटे छोटे शहरों के बीच से होकर गुजरना पड़ता था, और शहरों में अक्सर छोटी छोटी सड़कों पर ट्रैफिक वगैरह की समस्या रहती थी। लेकिन वह जो बगल वाला सुनसान रास्ता था, उस तरफ से जाने पर कहीं पर कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता था। लेकिन आज मेरे लिए वहां पर एक ऐसा ट्रैफिक पहले से ही तैयार था, जिससे मैं कैसे भी करके बाहर नहीं निकल सकता था। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी ही देर में इस कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। इसीलिए आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अभी मैं उस सड़क पर बिल्कुल ताजी ताजी हवा को खिड़की से अपने चेहरे पर महसूस करते हुए और ट्रक में चल रहे सुनहरे गानों की धुन पर हल्का फुल्का हिलते हुए अपने ट्रक को लेकर निकल ही रहा था कि तभी उस मैन हाईवे से लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक हल्के से घुमाव में मुझे दिखाई देता है कि उस घुमाव के ऊपर कोई कार के जैसी चीज पलटी हुई है। जब मैंने वह चीज देखी तो मैं अपने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा हल्का हल्का धीमा कर देता हूं, लेकिन उस जगह पर मैंने उस पलटी हुई कार को देखते ही अपना ट्रक नहीं रोका था। पर फिर भी जैसे जैसे उस घुमाव के साथ साथ मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस कार के ऊपर पड़ी, तो मुझे दिखाई देता है कि वह कोई कार नहीं थी, बल्कि वो तो एक टैक्सी थी। लेकिन उस टैक्सी को देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था,
क्योंकि वैसे टैक्सी तो आज से कई ज़माने पहले लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में चला करती थी, और वैसी टैक्सी हमारे चंद्रपुर में या फिर अगल बगल में मैंने आज तक भी कहीं पर नहीं देखी थी। साथ ही अभी मैंने कहानी में पहले जैसा आप लोगों को बताया कि उस वक्त तक मुझे ट्रक चलाते हुए 10 साल का टाइम हो गया था। तो पिछले 10 साल में मैंने उस तरह की वो पीले रंग वाली टैक्सी कहीं पर भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर जब मैंने गौर से उस टैक्सी की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो टैक्सी भले ही पुराने ज़माने की थी, लेकिन जिस जगह पर वह पलटी हुई थी वहाँ पर अब भी उसके टायर घूम रहे थे, और उन घूमते हुए टायरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह टैक्सी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे आगे आगे ही चल रही थी, और यह अभी अभी ही किसी चीज़ से टकराकर या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर इस तरीके से पलट गई है। लेकिन फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि उस वक्त वह टैक्सी जिस जगह पर पलटी हुई थी वहाँ पर उसके अगल बगल में ना ही तो कोई पेड़ था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी या फिर कोई बाइक वाला वहाँ पर गिरा हुआ था। यानी कि उस वक्त कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी जिसको देखकर ऐसा लगे कि यह टैक्सी इस चीज़ से टकराकर यहाँ पर इस तरीके से पलटी है। और ना ही वह जो घुमाव था वो इतना ज़्यादा घुमावदार था कि घुमाव में उस तरीके से काफ़ी तेज़ रफ्तार में घूमने की वजह से वो वहाँ पर इस तरीके से पलटी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब करने वाली बात थी वह यह थी कि उस वक्त तक भी उस टैक्सी के टायर मेरे सामने घूम रहे थे, और उस तरीके से टायर सिर्फ एक ही कंडीशन में घूमते हैं कि अभी अभी 1 से 1.5 मिनट पहले ही उस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ हो। पर अगर इतने कम टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था तो फिर जब मैं पीछे की तरफ से आ रहा था तो मुझे तो कहीं से भी किसी भी एक्सीडेंट की या फिर किसी माके की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ये बात दिमाग में आते ही मैं उस टैक्सी के घूमते हुए उन चारों टायरों की तरफ बड़े ही गौर से देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यह था कि हो सकता है अचानक से घुमाव में घूमने पर किसी नुकीली चीज़ के ऊपर से गुजरने के कारण इस टैक्सी का टायर फट गया हो, और टायर फटने के कारण यह टैक्सी इस तरीके से यहाँ पर पलट गई हो। लेकिन जब मैंने गौर से उस टैक्सी के टायरों की तरफ देखा तो उसके चारों के चारों टायर बिल्कुल सही सलामत थे। उनमें से एक भी टायर फटा हुआ नहीं था। अब यह चीज़ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर इस टैक्सी के साइड से अपने ट्रक को लेते हुए आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन सेब के गोदाम में पहुंचना था। लेकिन फिर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए इजाज़त नहीं देता है। यानी कि उस वक्त मेरा मन मुझसे यह कह रहा था कि अगर अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ तो ज़रूर यहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है। यही बात सोचकर मैं अब अपने ट्रक को उस टैक्सी से थोड़ा पहले ही सड़क के ऊपर रोक देता हूँ, और ट्रक को चालू कंडीशन में ही छोड़कर मैं मेरे केबिन से नीचे उतरता हूँ। नीचे उतरने के बाद धीरे धीरे बड़े ही ध्यान से आगे पीछे देखते हुए उस टैक्सी की तरफ जाने लगता हूं। फिर जब मैं उस टैक्सी के थोड़ा करीब पहुंचा तो उस टैक्सी के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उस नंबर प्लेट को देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि ऐसी नंबर प्लेट तो काफ़ी टाइम पहले जो लखनऊ वाली पीले रंग की टैक्सियां चला करती थी वैसी टैक्सियों पर लगी रहती थी। इसके साथ ही वह जो टैक्सी का मॉडल था वह तो आज से लगभग 30 से 40 साल पुराना था। उस चीज को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी टैक्सी को आज के जमाने तक किसने संभाल के रखा है, और अगर किसी ने इसको आज तक संभाल के रखा था तो जिस तरीके से इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है इस चीज की वजह से, तो उस इंसान को बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार कई लोगों को देखा था कि उनको पुरानी चीजों को स्टोर करके रखने का या फिर पुरानी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से संभाल कर रखने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। मेरे गांव में भी मेरे घर के बगल में मेरे एक चाचा थे जिनको पुराने ज़माने के सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक था। अगर किसी के पास पुराने ज़माने का कोई सिक्का मिल जाता था तो वह उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर उस इंसान से खरीद लेते थे। तो उस चीज़ की याद आते ही यहाँ पर भी मैं यही सोचता हूँ कि शायद किसी को पुरानी टैक्सी का शौक था, इसी वजह से उसने अब तक इसको संभाल के रखा है। लेकिन फिर मैं मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे जैसे ही उस टैक्सी के थोड़ा और करीब गया तो अचानक से ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी जल जाती है,
पर एक बार जलने के बाद वह तुरंत ही वापस भी बंद हो जाती है। फिर जिस तरीके से कोई लाइट वाला बल्ब स्पार्किंग करता है, यानी कि जैसे झपपाहट करता है, ठीक उसी तरीके से अब उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी झपपाहट करने लगी थी। इसके साथ ही बीच में एक बार हल्की सी उस टैक्सी की हॉर्न भी बजी थी। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि शायद अभी भी कोई इस टैक्सी के अंदर फंसा हुआ है। ऐसी बात दिमाग में आते ही मैं काफी तेजी से उस टैक्सी की ड्राइविंग सीट की तरफ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे की तरफ झुककर उस टैक्सी के अंदर देखता हूं तो अंदर का माजरा देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता है कि इस टैक्सी का अभी अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि जब जब मैंने नीचे की तरफ झुककर उस टैक्सी के अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया है कि उस वक्त उस टैक्सी के अंदर कोई भी नहीं है। यह चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अभी तो इस टैक्सी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी, तो अगर इसके अंदर कोई था ही नहीं तो अपने आप ही इस टैक्सी की हॉर्न कैसे बच गई। साथ ही इसकी जो हेडलाइट की रोशनी है वह भी बार बार चालू बंद हो रही है। लेकिन फिर मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं कि शायद हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से अंदर से कोई वायर टच हो गया होगा, जिसके कारण यह सब चीजें अपने आप ही हो रही हैं। पर तभी मेरी नजर उस टैक्सी के स्टीयरिंग के ऊपर जाती है, और जैसे ही मैं उस स्टीयरिंग के ऊपर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस स्टीयरिंग के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। और वह खून उस वक्त सिर्फ स्टीयरिंग के ऊपर ही नहीं बल्कि उस टैक्सी की सीट पर और आगे वाले डैशबोर्ड के ऊपर भी लगा हुआ था। अब उस खून को देखकर मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस टी को जो कोई भी चला रहा था उसको उस एक्सीडेंट में काफी गहरी चोट लगी है, और शायद मेरे से पहले ही कोई उसकी मदद करके उसको यहां से आगे की तरफ किसी अस्पताल में ले गया होगा। अब यही बात सोचकर मैं वापस से अपने ट्रक की तरफ आने लगता हूं, क्योंकि अब जब टैक्सी में कोई था ही नहीं तो मैं वहां पर किसकी मदद कर सकता था। ऐसी बात सोचकर अभी मैं अपने ट्रक की तरफ चलते हुए वापस आ ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे उस टैक्सी के बगल में जो सड़क के पास हल्की फुल्की घास थी उस तरफ से किसी की अजीब तरीके से कहाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा दर्द में हो और उससे वह दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो। अब जैसे ही मुझे वह किसी के कहाने की आवाज सुनाई दी तो उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि शायद इस टैक्सी के अंदर जो कोई भी था वह इस एक्सीडेंट के होने के बाद अपने आप को बचाने के लिए टैक्सी से खुद से ही बाहर निकलकर सड़क के साइड में चला गया है और अब वहां पर दर्द में पड़ा पड़ा करहा रहा है। जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में आई तो मैं काफी तेज कदमों के साथ चलते हुए उस तरफ जाता हूं। अभी मैं 2-4 कदम चला ही था कि तभी मुझे फिर से कराने की जगह एक काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस चीख को सुनते ही मेरे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और मेरे हाथ पैर डर के मारे कप कपाने लगे थे। पर उस चीख को सुनकर मुझे यह तो अंदाजा हो गया था कि इस टैक्सी के अंदर जरूर कोई आदमी ही बैठा हुआ था, क्योंकि जब मुझे चीख सुनाई दी थी तो उस चीखने की आवाज को सुनकर मुझे यह पता चल गया था कि यह आवाज तो किसी आदमी की ही है। पर अब उसकी दर्द भरी चीख को सुनने के बाद मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सड़क के बगल में जाकर यह देख सकूं कि आखिर वह इंसान कितना दर्द में है और उसके साथ वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे वहां पर किसी खतरे का अंदेशा हो गया था। और इसके पीछे की वजह यह थी कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ में जो बाकी के ट्रक ड्राइवर लोग काम करते हैं उनसे सुना था कि आजकल उस सुनसान रास्ते पर काफी ज्यादा लूटपाट होने लग गई है। अगल बगल के गांव में रहने वाले लोग रात के वक्त उस सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों से लिफ्ट मांगने के बहाने या फिर एक्सीडेंट होने के बहाने से उनको सड़क पर रुकवा हैं और फिर उनके साथ मारपीट करके लूटपाट करते हैं। अब जैसे ही मेरे दिमाग में उन ट्रक ड्राइवर लोगों की कही हुई वह बात आई तो मैं फटाफट वहां से वापस अपने ट्रक के केबिन की तरफ जाता हूं और अपनी ड्राइविंग साइड वाले फॉर्ट को खोलकर मेरी सीट के नीचे जो लोहे की रोड रखी हुई थी मैं उसको उठा लेता हूं, क्योंकि मेरे जैसे लगभग सभी ट्रक ड्राइवर ही अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ वैसी लोहे की रोड रखते हैं। और अगर इस कहानी को कोई ट्रक ड्राइवर भाई सुन रहा है
तो वह यह बात अच्छी तरीके से जानता होगा। अब उस लोहे की रोड को अपने हाथ में लेने के बाद मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि मैंने यह सोच लिया था कि अगर कोई मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो मैं इस लोहे की रोड की मदद से अपने आप को बचा लूंगा। यही बात सोचकर मैं फिर से धीरे धीरे अपने कदमों को उस तरफ सड़क के बगल में बढ़ाने लगता हूं, जिस तरफ से मुझे अभी कुछ टाइम पहले उस आदमी की वह चीखने की और दर्द में कहानी की आवाज सुनाई दी थी। अभी मैं उस तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरा जो ट्रक पीछे की तरफ चालू कंडीशन में खड़ा हुआ था, वह वहां पर अपने आप ही अजीब सी आवाज करके बंद हो जाता है। अब जैसे ही वह ट्रक बंद होता है तो उसके बंद होने के साथ ही उसकी जो हेडलाइट की रोशनी थी वह भी बंद हो गई थी। और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी बंद हुई तो वहां पर चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा गया था। उस वक्त वह अंधेरा इतना घना था कि मुझे मेरे से 2 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इतने घने अंधेरे में भला मैं उस सड़क के बगल में जाकर वैसे भी क्या ही कर सकता था। इसी वजह से मैं टॉर्च लेने की सोचकर वापस से अपने कदमों को ट्रक की तरफ बढ़ाने की सोचता हूं। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे ट्रक के सामने की तरफ वो जो पुराने जमाने वाली टैक्सी उल्टी हुई थी, उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी अपने आप ही फिर से जल जाती है। अब जैसे ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी वहां पर जलती है तो फिर से चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन अब उस हेडलाइट की जो रोशनी थी वह मेरी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ बिना देखे सड़क के बगल में जाने लगता हूं, क्योंकि सड़क के बगल में तो उसकी हेडलाइट की रोशनी अच्छे से पड़ रही थी। अभी मैं उस हेडलाइट की रोशनी सहारे जैसे ही सड़क के बगल में पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर उस घास के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, और उस लाश को देखते ही मेरा मुंह फटा का फटा रह गया था, क्योंकि वह लाश वहां पर इतनी बुरी हालत में पड़ी हुई थी कि उसकी वह हालत देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि इस आदमी का अभी अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और इसकी लाश की इतनी बुरी हालत है। दरअसल जैसे ही मैंने उस लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो उस लाश को देखते ही मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त जिस भी आदमी की वो लाश थी, उस आदमी की दोनों आंखों को किसी ने बहुत ही नुकीली चीज से नोच कर बाहर निकाल लिया था। हालांकि उसकी एक आंख को तो किसी ने पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो दूसरी आंख थी उसको वह जो कोई भी था वह निकालने में कामयाब नहीं हुआ था। शायद वह उस आंख को निकाल ही रहा था कि उससे पहले ही मैं वहां पर पहुंच गया, क्योंकि उस आदमी की एक आंख तो गायब थी, पर जो दूसरी आंख थी वो आधी उखड़ी हुई बाहर की तरफ लटक रही थी, और उस आधी लटकी हुई आंख के अंदर से उस आदमी का काफी गहरा खून निकलकर बाहर आ रहा था। पर इससे भी जो बुरी हालत थी वह उस आदमी के पेट की थी, क्योंकि उसका जो पेट था वह ऊपर सीने से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से बीच में से फटा हुआ था, और उसके पेट की जो अतड़प्पा फाड़ कर बाहर निकाल दिया है। अभी मैं वह सब कुछ देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरी तिरछी नज़रों से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस पलटी हुई टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। हालांकि मैंने उस तरफ पलट कर देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब मैं उस आदमी की लाश को देख रहा हूं तो उस टैक्सी के बिल्कुल बगल में या उसके थोड़ा पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि उस आदमी की जो परछाई थी या फिर उसका जो काला काला साया था वो वहां पर खड़ा हुआ मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ और जब मैंने उस टैक्सी की तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर देखा तो उस तरफ ठीक तरीके से देखने पर भी वह जो कोई भी था वह वहीं की वहीं मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में वह टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं उस शख्स का चेहरा ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा था। पर तभी मैं वहीं से आवाज लगाकर कहता हूं कि कौन है वहां, जो कोई भी है वो सामने क्यों नहीं आता। अभी मैंने उस तरफ देखकर इतना बोला ही था कि तभी मुझे मेरे नीचे से यानी कि मेरे पैरों की तरफ से किसी की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है, और वह हंसी एक अजीब सी हंसी थी, जैसे कि कोई मेरे को उस हालत में देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा हूं या फिर मेरा उपहास उड़ा रहा हूं। अब जैसे ही मुझे मेरे नीचे की तरफ से वह हल्की सी हंसी सुनाई दी तो मैं सामने की तरफ पड़ी हुई उस लाश की ओर देखता हूं,
और जय ही मैं उस लाश की ओर देखता हूं तो जो कुछ भी वहां पर मुझे दिखाई दिया था उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिस इंसान का पेट पूरी तरीके से फटा हुआ था, जिसकी अतड़प्पा समझ में नहीं आता है कि आखिर एक मरा हुआ इंसान कैसे हंस सकता है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था, अचानक से ही उस पलटी हुई टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी झपझपा हट करके बंद हो जाती है। अब जैसे ही उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी बंद होती है तो जिस तरीके से मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बंद होने के बाद वहां पर अंधेरा पसर गया था, अब ठीक वैसे ही एक बार फिर से वह अंधेरा पसर चुका था। पर अब जैसे ही हेडलाइट की रोशनी बंद हुई तो इतनी देर तक उस हेडलाइट की रोशनी की वजह से उस टैक्सी के पीछे खड़ा हुआ जो शख्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वो उस हेडलाइट की रोशनी के बंद होते ही मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा था। और उसको अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मुझे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ भी है, क्योंकि आप लोग भी जब उस इंसान के बारे में जानोगे तो आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि उस वक्त जब मैंने उस इंसान की तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह तो वही आदमी है जिसकी कटी फटी लाश अभी मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई है। पर अब जब वह मेरे सामने खड़ा हुआ था तो उस टाइम पर ना ही तो उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और ना ही उसका पेट बीच में से फटा हुआ था, बल्कि वह वहां पर बिल्कुल सही सलामत हालत में खड़ा हुआ था। अब एक ही इंसान को एक साथ दो जगहों पर देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। उस वक्त मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही आदमी मेरे को एक साथ दो जगहों पर कैसे दिखाई दे सकता है। पर अब उस आदमी को एक साथ दो जगहों पर देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगती है कि यहां पर मेरे साथ एक छलावा हो रहा है, और यह जो कुछ भी है यह सिर्फ एक छलावा है जो मुझे यहां पर किसी जाल में फंसाने के लिए बनाया गया है। उस चीज के बारे में समझ में आते ही मैं फटाफट अपने कदमों को वापस से मेरे ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ाने लगता हूं। पर जैसे जैसे मैं अपने कदमों को मेरे ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे ही उस टैक्सी के बगल में खड़ा हुआ वो आदमी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा था, जैसे कि उसको मेरे साथ आगे क्या होने वाला है इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता हो, और वह मेरे को उस तरीके से वहां से भागता हुआ देखकर हंस रहा हो। लेकिन मैं उसकी उस हंसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और फटाफट से अपने ट्रक के केबिन में जाकर बैठ जाता हूं और फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब बार बार चाबी घुमाने के बावजूद भी मेरा ट्रक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। अब उस चीज की वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर ट्रक वहां से स्टार्ट ही नहीं होता तो मैं भला कैसे वहां से अपने आप को बचाकर निकाल सकता था। इसीलिए मैं कैसे भी करके बस उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। पर मेरे को लगातार उस कोशिश में नाकामयाब होता हुआ देखकर मेरे सामने उस टैक्सी के पीछे खड़ा हुआ वह आदमी और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा था, जैसे कि उसको मेरी नाकामी पर काफी ज्यादा खुशी हो रही हो। पर तभी मुझे मेरे ट्रक के सामने वाले शीशे में एक चीज ऐसी दिखाई देती है जिस चीज को देखकर तो मेरे सिर की कनपटी से होते हुए पसीना निकलने लगा था। और वह चीज यह थी कि अभी उस आदमी की सड़क के बगल में जो कटी फटी लाश पड़ी थी, अब वो लाश बिल्कुल वैसी ही हालत में अपने पैरों से चलकर उस सड़क के किनारे से मेरे ट्रक के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी, और वह भी उसी हालत में उस आदमी के साथ वहां पर जोर जोर से हंसने लगी थी। अब एक ही आदमी अलग अलग दो जगहों पर, और वो भी अलग अलग हालत में मेरी तरफ देखकर जब हंस रहा था, तो उन सब चीजों को देखकर एक पल के लिए तो मेरा सिर चकराने लगा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब मैं थोड़ी ही देर में यहां पर बेहोश होने वाला हूं। लेकिन फिर मैं किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हुए भगवान का नाम लेता हूं और बस उनसे मन ही मन में यह प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, एक बार कैसे भी करके मेरा यह ट्रक स्टार्ट हो जाए। पर उस वक्त तो भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। पर तभी मुझे याद आता है कि एक बार मेरे साथ जो खलासी काम किया करता था, उसने मुझे बताया था कि उस्ताद कभी कभार जब चाबी वाला सेल्फ काम नहीं करता हो तो नीचे की तरफ से तार निकालकर उन दोनों तारों को आपस में जोड़कर ट्रक को स्टार्ट किया जा सकता है।
अब जैसे ही मुझे यह चीज याद आती है तो मैं वही चीज करने लगता हूं, लेकिन उसमें लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगने वाला था। पर नीचे की तरफ तार जोड़ते वक्त भी मेरी नजर सामने की तरफ उस आदमी की ओर ही थी, लेकिन अब हाथों से तो मैं नीचे की तरफ उन तारों को जोड़ने में लगा हुआ था, पर देख सामने की तरफ रहा था, जिसकी वजह से जो काम जोर मार के 3 मिनट में हो सकता था, उस काम को होने में 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लग गया था। पर जब तक मैं उन तारों को जोड़ रहा था तब तक उस आदमी की वह जो कटी फटी लाश थी, अब वह चलते हुए मेरी तरफ ही आने लगी थी। और जब तक मैंने तार जोड़े थे तब तक तो वो मेरे ट्रक के फाटक के बगल में आकर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से उस फाटक को खोलने की कोशिश करने लगा था। और जिस वक्त वह उस फाटक को झटके लगा रहा था, उस वक्त उसके मुंह से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी। इसके साथ ही उसके शरीर का जो खून था वह उसकी पेट की बाहर निकली हुई उन अथड़े की तरफ गिर रहा था, और उसकी जो अथड़े घुटनों तक लटकी हुई थी। उसकी उतनी बुरी हालत देखकर मुझे वैसे ही उससे काफी ज्यादा घिन आ रही थी, पर इसके साथ ही उसके जो होंठ थे वहां से भी खून की लाट टपक रही थी, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ वैसे भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि एक तो उसका चेहरा वैसे ही इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, और ऊपर से उसकी वह हालत देखकर मुझे अंदर की तरफ से उल्टी करने का मन हो रहा था। पर तभी अचानक से ही जिन तारों को मैं जोड़ रहा था उनमें एक हल्की सी स्पार्किंग होती है। मेरा ट्रक स्टार्ट हो जाता। अब जैसे ही ट्रक स्टार्ट होता है तो मैं काफ़ी तेज़ स्पीड में एक्सेलेटर देकर उसको पहला गियर डालता हूँ, और उसके बाद उस ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूँ। लेकिन अब क्योंकि वह जो टैक्सी थी वह तो मेरे सामने उस सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हुई थी, तो ऐसे में मैं अपने ट्रक को वहाँ से कैसे निकाल सकता था। लेकिन उस वक्त मैंने मेरे दिमाग में सोच लिया था कि अगर आज जान बचानी है तो कैसे भी करके इस टैक्सी को चाहे टक्कर ही क्यों ना मारनी पड़े, अपने को यहां से निकलना है। यही बात अपने दिमाग में सोचकर मैं काफी तेजी स्पीड में ले जाकर अपने ट्रक को उस टैक्सी में ठोकता हूं, जिससे वह टैक्सी किसी गेंद की तरह उछलकर साइड में गिर जाती है, और वह आदमी भी उस टैक्सी के साइड में गिरने के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद मैं अपने ट्रक को काफी तेज स्पीड में दौड़ा हुए वहां से निकल लेता हूं। अभी मुझे वहां से निकले हुए लगभग 1 से 2 मिनट ही हुए थे कि तभी मैं ट्रक चलाते चलाते ही सामने की तरफ देखकर बोलता हूं कि अरे यार मोहन, तू भी कितने टाइम से सो रहा है मेरे साथ। यहां पर इतना कुछ हो गया है और तुझे नींद की पड़ी हुई है। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो मुझे मेरे दिमाग में आता है कि मैं ये बात किससे बोल रहा हूं। आज तो मैं अकेला हूं और मेरे साथ तो वह मोहन नाम का खलासी आया ही नहीं है, तो फिर मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं। पर सिर्फ 3 ही सेकंड में मुझे यह बात समझ में आ जाती है कि मैंने यह बात क्यों बोली है। क्योंकि उस वक्त जिस ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा बैठा मैं ट्रक चला रहा था, उसके बगल में ही कोई लेटा हुआ था, और उसने अपने आप को सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद सी चादर से ढक रखा था। ऐसा अक्सर तब होता था जब मेरे साथ कोई खलासी काम पर आता था, तो रात के वक्त सफर तय करते टाइम उसको जब थोड़ी बहुत नींद आ जाती थी तो वह उस तरीके से अपने मुंह के ऊपर कंबल डालकर सो जाता था। और यही बात उस वक्त मेरे दिमाग में रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने ट्रक चलाते चलाते ऐसा बोल दिया था। पर जैसे ही मुझे यह याद आया कि आज तो मेरे साथ कोई आया ही नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूं कि जब मेरे साथ कोई खलासी आया ही नहीं तो फिर मेरे बगल में यह कौन सो रहा है, और यह मेरे ट्रक के केबिन के अंदर आखिर आया कैसे। अब यह चीज दिमाग में आते ही मैं अजीब तरीके से हकलाने लगता हूं और ट्रक चलाते चलाते ही जोर से बोलता हूं कि कौन हो तुम, और मुझसे बिना पूछे मेरे ट्रक के अंदर कैसे आ गए। लेकिन मेरे द्वारा कई बार काफी जोर से बोलने के बावजूद भी वह जो कोई भी था वह कुछ नहीं बोल रहा था, और ना ही मुझे उसकी नींद लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। पर अब जब मेरे द्वारा कई बार कहने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं ट्रक चलाते चलाते ही एक हाथ से उसके चेहरे के ऊपर से वह सफेद रंग की कंबल हटा देता हूं। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर से वह कंबल हटाई तो उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से काफी भयंकर चीख निकल जाती है, क्योंकि उस वक्त वहां पर मेरे ट्रक के केबिन के अंदर वो जो शख्स लेटा हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि
वो वही आदमी था जो अभी मुझे वहां पर एक साथ दो दो जगहों पर दिखाई दिया था। उस आदमी को अपने ट्रक के केबिन में लेटा हुआ देखकर जो डरने की सबसे बड़ी वजह थी वो यह थी कि वह आदमी वहां पर मुझे उस टैक्सी के बगल में जिस तरीके से सही सलामत खड़ा हुआ दिखाई दिया था, अब वह उस तरीके से मेरे केबिन के अंदर नहीं लेटा हुआ था, बल्कि उस आदमी की वह कटी फटी लाश जिसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थीं और जिसकी पेट की अतड़प्पा उसके फाटक को खोलने की बार बार कोशिश कर रही थी। पर उसी दौरान मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया था और मैं वहां से काफी तेज स्पीड में निकल गया था। तो फिर यह यहां पर कैसे आ गई? अभी मैं मेरे दिमाग में यह सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस लाश की जिन आंखों को किसी ने नोच कर बाहर निकाल डाला था, अब वहां पर मुझे बिल्कुल सफेद सफेद आंखें दिखाई देने लगी थी। और उसके उस डरावने चेहरे के ऊपर उन सफेद आंखों को देखकर तो मैं और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह सफेद सफेद आंखें उसके चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अब जैसे ही मैंने अपनी आंखों के सामने वह सब कुछ देखा तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। पर तभी अचानक से ही उस सड़क पर मुझे मेरे सामने से कोई दूसरी गाड़ी या फिर कुछ कार के जैसा आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस वक्त मैं ठीक तरीके से यह देख नहीं पा रहा था कि वह सामने की तरफ से क्या आ रहा है, क्योंकि रात का वक्त था और घने अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी के कारण मुझे उस रोशनी के पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही मैं उस रोशनी के थोड़ा करीब जाता हूं तो जो कुछ मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है उसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त सामने की तरफ से जो कार मेरी तरफ चलकर आ रही थी वह कोई दूसरी कार नहीं थी, बल्कि वह वही पीले रंग वाली टैक्सी थी जो पीछे की तरफ उस घुमाव में मेरी आंखों के सामने उल्टी पड़ी हुई थी। अब उस टैक्सी को बिल्कुल सही सलामत हालत में देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये टैक्सी इस तरीके से बिल्कुल सही हालत में कैसे चल रही है, और इसको तो मैं पीछे की तरफ ही छोड़कर आ गया था, तो फिर ये उल्टा मेरे से सामने की तरफ से कैसे आ रही है। अब एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है उसकी ही जैसी दिखने वाली कोई दूसरी टैक्सी होगी। पर जब चलते चलते उस टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी अचानक से ही पूरी तरीके से बंद हो जाती है और जब मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो मुझे दिखाई देता है कि वह कोई दूसरी टैक्सी नहीं बल्कि वही टैक्सी थी। और इस बात का अंदाजा मैं इस बात की वजह से लगा पाया था क्योंकि जब मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस टैक्सी के ऊपर पड़ी तो उस टैक्सी को जो कोई चला रहा था मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है, और उस चेहरे को देखते ही मैं समझ गया था कि यह वही टैक्सी है, क्योंकि उस वक्त उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी बैठा हुआ था जिसकी कटी फटी लाश उस वक्त मेरे ट्रक के केबिन के अंदर मेरे बगल में पड़ी हुई थी। पर उस टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर जब वह आदमी बैठा हुआ था तो उस वक्त वो उस कटी फटी लाश वाली हालत में नहीं था, बल्कि वह एक सही सलामत हालत में उस टैक्सी को चला रहा था जिस तरीके से वह मुझे उस वक्त वहां पर उस टैक्सी के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया था जब मैं सड़क के बगल में जाकर उस लाश को देख रहा था। अब जैसे ही मुझे वह आदमी मेरे सामने टैक्सी चलाकर आता हुआ दिखाई दिया तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो सकता है। पर मैं उसी वक्त अपने दिमाग में सोच लेता हूँ कि इससे पहले कि सामने की तरफ से अपने साथ कुछ गलत हो, अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। और यही बात अपने दिमाग में सोचकर मैं अपने ट्रक का एक्सीलेटर और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और काफ़ी तेज़ स्पीड में ट्रक चलाते हुए अचानक से हल्का सा ट्रक को टैक्सी की तरफ मोड़कर मैं उस टैक्सी को इतनी भयंकर तरीके से टक्कर मारता हूं कि वह टैक्सी और वह आदमी हवा में उछलते हुए सड़क के बगल में जो खाई थी उसमें जाकर गिर जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही वह टैक्सी उस खाई में जाकर गिरती है तो उस टैक्सी की वहां पर गिरने की बाल के गिरने की जितनी भी आवाज नहीं आती है, यानी कि उस वक्त जब वह टैक्सी मेरे ट्रक से टकराई थी और मेरे ट्रक से टकराने के बाद जब साइड में जाकर गिरी थी तो उसकी बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं आई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई लोहे की टैक्सी नहीं बल्कि किसी फोम से बनी हुई कोई चीज है जिसकी इधर उधर गिरने की कोई भी आवाज नहीं आ रही है।
पर जैसे ही मैंने उस टैक्सी को टक्कर मारी तो मेरे बगल में जो लाश लेटी हुई थी वो अचानक से ही खड़ी हो जाती है। यानी कि वह जब लेटी हुई थी तो लेटे लेटे ही अचानक से पीठ के बल उठकर बैठ जाती है। अब उस लाश को अपने बगल में इस तरीके से खड़ा होता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि बाहर की प्रॉब्लम से तो मैं कैसे भी करके निपटा लूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे बगल में यह जो दूसरी प्रॉब्लम बैठी हुई है इसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगा, यह उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस आदमी की वह कटी फटी लाश मेरे ऊपर लपक कर मेरे गले को पकड़ लेती है। और उस वक्त उसने मेरे गले को इतनी भयंकर तरीके से दबाया था कि अगर उस टाइम पर वह मेरे गले को उसी तरीके से थोड़ी बहुत देर और दबा लेती तो मैं वहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाता। लेकिन जो अच्छी बात हुई वह यह हुई कि उसने जो मेरा गला पकड़ा था वो एक ऐसी जगह पर पकड़ा था जहां पर सामने की तरफ जो सड़क थी उस पर कोई भी घुमाव नहीं था और वह सड़क काफी दूर तक बिल्कुल सीधी थी, जिसकी वजह से मुझे स्टीयरिंग को पकड़कर ट्रक को चलाने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मैं अपने दोनों हाथों से हल्का सा नीचे की तरफ झुककर मेरी सीट के नीचे वह जो लोहे की रोड रखी हुई थी उसको टटोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन काफी बार इधर उधर हाथ मारने के बावजूद भी मुझे वह लोहे की रोड कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। हालांकि उस वक्त उस आदमी की लाश ने ही मेरे गले को पूरी तरीके से पकड़ रखा था, पर मैं उस लोहे की रोड को ढूंढते टाइम अपने आप से उससे अपने गले को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था ताकि उसको यह ना लगे कि मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ है। लेकिन फिर तभी हाथ के बजाय वह लोहे की रोड मेरे पैर से टकराती है और जैसे ही वह लोहे की रोड मेरे पैर से टकराती है तो फिर मैं एक हाथ से उसको उठाकर एक ही झटके के साथ उस पूरी की पूरी लोहे की रोड को उस लाश के सीने के आर पार कर देता हूं। और वो चीज करते ही वो लाश एक पल के लिए तो वहां पर झटका खाती है, फिर एक अजीब सी कराने की आवाज करती है, पर इस चीज के साथ ही वहां पर मेरे बगल में एक इतना तेज धमाका होता है जैसे कि वहां पर कोई दिवाली वाला मोटा वाला बम फट गया हो। और उस धमाके के साथ ही वो जो लाश थी वो एक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। पर उस धमाके के साथ उस लाश के जो छोटे छोटे मांस के चिथड़े थे वो मेरे पूरे ट्रक के केबिन में इधर उधर फैल गए थे और उस चीज के साथ ही मेरे ट्रक के केबिन के अंदर एक इतनी भयंकर बदबू फैल गई थी कि उस वक्त मेरा वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। पर तभी मैंने मेरे ट्रक की खिड़की के जो शीशे थे उनको हल्का हल्का खोल लिया था ताकि वह बदबू कैसे भी करके उस वक्त उस ट्रक से बाहर निकल सके। अब उस चीज के होने के बाद एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि शायद मेरा इस मुसीबत से पीछा छोड़ चुका है, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलते ही मुझे मेरे साइड मिरर में दिखाई देता है कि अब वही टैक्सी फिर से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उस टैक्सी को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद यह अब तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसी वजह से मैं एक बार फिर से अपने ट्रक की स्पीड को और भी ज्यादा तेज बढ़ा देता हूं। लेकिन उस वक्त मैं एक ऐसे सुनसान रास्ते पर था जिस पर आगे की तरफ चलने के बावजूद भी कोई भी रिहायशी इलाका नहीं आने वाला था। अगर कुछ चीज आने वाली थी तो वह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया ही आने वाला था जहां पर कई फैक्ट्रियां और अलग अलग तरह के गोदाम वगैरह बने हुए थे। पर एक बार मैं कैसे भी करके उन गोदाम तक पहुंचना चाहता था ताकि वहां पर जो 2-4 लोग मौजूद हों उनकी मदद के चलते मेरी जान बच जाए। यही बात सोचकर मैं अब बहुत तेज स्पीड में अपने ट्रक को चलाने लगा था। उस वक्त मैं इतनी तेज स्पीड में अपने ट्रक को चला रहा था कि कई बार तो बहुत से घुमाव में मेरा ट्रक पलटते पलटते बचा था। पर उस वक्त वह टैक्सी भी बिल्कुल मेरे ट्रक के बराबर काफी तेज रफ्तार में चल रही थी, लेकिन वह कैसे भी करके मेरे से आगे नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं अपने ट्रक को बार बार इधर उधर लहराते हुए चल रहा था। लेकिन फिर दूर से ही मुझे एक टावर के ऊपर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया था कि अब वह इंडस्ट्रियल एरिया मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। इसी वजह से मैं कैसे भी करके बस उस इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने तक अपने आप को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता हूं। और फिर लगभग 4 से 5 किलोमीटर और उस सुनसान सड़क पर सफर तय करने के बाद मैं उस इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच चुका था। और फिर जब मैं उन सेब वाले गोदाम के पास पहुंचा,
और वहां के सुपरवाइजर को मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उन सब चीजों के बारे में बताया। तो मेरे मुंह से वह सब बातें सुनकर वह सुपरवाइजर मुझसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि अक्सर रात के वक्त इस सड़क से जो कोई भी इस तरफ आता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। जब उस सुपरवाइजर ने मुझसे ऐसी बात कही तो मैं उससे उस कई जमाने पुरानी वाली टैक्सी के बारे में पूछता हूं। तो मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वह सुपरवाइजर मुझे बताता है कि आज से कई साल पहले वह टैक्सी ड्राइवर अपने मालिक को यहाँ फैक्ट्री में छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल एरिया में उसके मालिक की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। पर उसका जो मालिक था वह लखनऊ में रहता था और वह वहीं से उस टैक्सी ड्राइवर को यहाँ तक आने के लिए लेकर आया था, क्योंकि उसने उसको अच्छे खासे पैसे दिए थे। इस वजह से वो टैक्सी ड्राइवर यहाँ तक आने के लिए तैयार हो गया था। पर जिस घुमाव में तुम्हें वो टैक्सी पलटी हुई दिखाई दी थी, उस घुमाव में उस टैक्सी ड्राइवर की उस रात को टैक्सी पलट गई थी, क्योंकि जाते वक्त उसने अपने मालिक को यहाँ फैक्ट्री में छोड़ने के बाद थोड़ी बहुत शराब पी ली थी। शायद वह हमेशा ही अपनी टैक्सी के अंदर शराब की बोतल रखता था और शायद शराब के नशे में ही उस घुमाव में उसकी वह टैक्सी पलट गई थी जिस दुर्घटना में उसकी जान चली गई थी। वरना वह घुमाव तो इतना ज्यादा घुमावदार नहीं है कि हल्का सा घुमाते ही कोई गाड़ी वहां पर पलट जाए। पर उस हादसे के बाद से लेकर आज तक बहुत बार कई लोगों को उस टैक्सी ड्राइवर की आत्मा उस सड़क पर भटकती हुई दिखाई देती है। और ठीक तुम्हारी तरह ही और भी ट्रक ड्राइवरों को वह पुराने जमाने वाली टैक्सी कई बार तो अपने ट्रक के बराबर में चलती हुई दिखाई देती है। पर जब वह टैक्सी उनके बराबर में चल रही होती है तो उसके अंदर कोई भी नहीं होता है, यानी कि उनको उस टैक्सी की जो ड्राइविंग सीट होती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खा दिखाई देती है। आज जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसी ही बिल्कुल सेम चीज ही हर किसी के साथ नहीं होती है। किसी के साथ कुछ होता है तो किसी के साथ कुछ होता है, लेकिन होती वही पुरानी वाली टैक्सी है। अब मुझे वह सब कुछ बातें बताने के बाद और सुबह तक मेरे ट्रक में वह सेब लोड करवाने के बाद वह फैक्ट्री का सुपरवाइजर मुझसे कहता है कि अब आप वापस से उस रास्ते से जाने की गलती मत करना, बल्कि आप पीछे की तरफ से जो हाईवे से होकर रास्ता है उसी तरफ से जाना। और आज के बाद भी जब कभी भी आपके यहाँ पर माल लेने के लिए आना हो तो चाहे दिन हो या फिर रात हो, पर इस सुनसान रास्ते से आने की गलती मत करना, क्योंकि जो कोई भी ट्रक ड्राइवर मुझे आकर उसके साथ यह सब कुछ होता है और उन सब की बातें बताता है तो मैं उसको यही सलाह देता हूं कि वह उस सुनसान रास्ते से फिर से सफर तय करने की गलती ना करे, क्योंकि किस्मत एक बार जान बचा सकती है लेकिन हर बार किस्मत भी साथ नहीं देती है। अब जब उस सुपरवाइजर ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उसकी बात मानकर उस सुनसान रास्ते से जाने के बजाय हाईवे वाले रास्ते से ही वापस लौट आता हूं। और उसके बाद भी बहुत बार मुझे उस गोदाम में जाने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैं कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं गया, बल्कि मैं उस हाईवे वाले रास्ते से ही जाता हूं। लेकिन मैं आज तक भी उस रात मेरे साथ वह जो कुछ भी हुआ था उसको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाया हूं। कई बार रात के वक्त ट्रक चलाते टाइम मुझे सामने की तरफ से आई हुई गाड़ियों को देख ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सामने से वही पुराने जमाने वाली वह टैक्सी आ रही है। पर कुछ देर बाद मेरी आंखों का वह भ्रम टूट जाता है और मुझे दिखाई देता है कि वह तो कोई पुराने जमाने वाले टैक्सी नहीं, बल्कि आज के जमाने वाली ही सुपर स्पोर्ट्स कार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट